कनकपुर गांव में वीर बहादुर नाम का एक जमींदार रहता था। वीर बहादुर देखने में क्रूर लगता था, लेकिन व्यवहार में काफ़ी दयालु था। जमींदार होने के कारण उसके चारों ओर चमचों की भरमार थी। इनमें सबसे प्रमुख थे गोपाल और भूरेलाल। गोपाल वीर बहादुर का हेड चमचा कहलाता था, जबकि भूरेलाल भी पीछे नहीं रहता था, बराबरी करता था। दोनों का मुख्य काम था वीर बहादुर के आसपास रहना, उसकी हर बात में हाँ मिलाना और खुद को मालिक का सबसे वफादार बताना। एक दिन वीर बहादुर अपने बगीचे में दोनों चमचों के साथ टहल रहा था। तभी भूरेलाल की नज़र बगीचे के रास्ते से आते एक ब्राह्मण पर पड़ी। भूरेलाल ने कहा, मालिक, उस बदमाश ब्राह्मण की हिम्मत देखिए, सीधे आपकी तरफ चला आ रहा है। आपके नाम का जरा भी खौफ नहीं है इसमें। आदेश दे तो अभी 4 लाठियां जमा दूं इसकी पीठ पर। जमींदार ने कहा, नहीं भूरेलाल, किसी आगंतुक के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। शायद वह किसी काम से मेरे पास आ रहा हो। गोपाल बोला, मालिक, अगर कोई काम भी है तो वह सीधे आपसे कैसे मिल सकता है? उसे नियम से आना चाहिए था। इस तरह आपके बगीचे में घुसना आपके सम्मान का अपमान है। उसी वक्त ब्राह्मण ने जमीन पर गिरा हुआ एक आम उठा लिया। भूरेलाल चिल्लाते हुए बोला, देखिए मालिक, अब तो हद हो गई। इसने आपके पेड़ से पका हुआ आम तोड़ लिया है। गोपाल बोला, अगर यह आम आराम से तोड़ा होता तो बात और थी, लेकिन इसने तो क्रूरता से आम को नोच लिया है। यह तो सीधे सीधे बलात्कार है फल का। इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। वीर बहादुर कुछ कह पाता, इससे पहले ही गोपाल और भूरेलाल ब्राह्मण के पास पहुंच गए। उसे घसीट कर लाए और 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। हालांकि वीर बहादुर देख रहा था कि ब्राह्मण ने कोई गलती नहीं की थी, पेड़ से गिरा हुआ एक आम ही तो उठाया था। लेकिन अगर वह दया दिखाता तो उसके चमचे ढीठ हो जाते, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। गोपाल बोला, मालिक, देर मत कीजिए, इसे अभी 4-5 लाठी मारिए। भूरेलाल बोला, मालिक, इसके दोनों हाथ तोड़ दीजिए ताकि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस न करे। वीर बहादुर बोला, पर मैं तो अपनी लाठी लेकर ही नहीं आया। गोपाल तुरंत बोला, मालिक, हमारी लाठी से मारिए। वीर बहादुर बोला, नहीं, मैं किसी और की लाठी से नहीं मारता। तुम दोनों इस ब्राह्मण को इसी पेड़ से बांध दो और मेरी लाठी हवेली से ले आओ। जो पहले लाठी लेकर आएगा वही मुझे सबसे प्रिय होगा। यह सुनकर दोनों ने ब्राह्मण को बांधा और हवेली की तरफ दौड़ पड़े। वीर बहादुर धीरे से ब्राह्मण के पास गया और बोला, ब्राह्मण देवता, क्षमा करें, आपने कोई अपराध नहीं किया है, पर मैं एक जमींदार हूँ और अपने चमचों के सामने लाचार भी। यदि मैं आपके पक्ष में खड़ा हुआ तो ये दोनों मेरे सर पर बैठ जाएंगे। मेरी मजबूरी समझिए, मैं अभी आपकी रस्सी खोल देता हूँ। आप भाग जाइए और ऐसा भागिए कि ये दोनों आपको दोबारा न पकड़ सके। ब्राह्मण बोला, पर वीर बहादुर जी, मैं नारायणपुर के जमींदार की बेटी का रिश्ता लेकर आया था। वीर बहादुर बोला, रिश्ता गया भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ, फिर कभी सीधे हवेली में आना, अब भागो। इतना कहकर वीर बहादुर ने रस्सी खोली और ब्राह्मण वहां से भाग निकला। उधर हवेली में गोपाल और भूरेलाल दोनों एक ही लाठी के पीछे भिड़ गए। गोपाल चिल्लाया, यह लाठी मैंने पहले उठाई। भूरेलाल बोला, झूठ, ये लाठी मेरी है, मैं ही लेकर जाऊंगा। दोनों में लाठी के लिए छीना झपट्टी होने लगी और अंततः वीर बहादुर की लाठी टूट गई। दोनों लाठी का टुकड़ा लेकर बगीचे में पहुंचे। गोपाल बोला, मालिक, ये लाठी थोड़ी टूट गई, लेकिन लेकर आ गए। वीर बहादुर ने पूछा, और ब्राह्मण कहाँ है? भूरेलाल बोला, वो शायद रस्सी ढीली थी इसलिए भाग गया होगा। वीर बहादुर गुस्से में बोला, तुम दोनों नालायक हो, न लाठी बची न ब्राह्मण पकड़ा गया। अब जाओ, उसे पकड़ कर लाओ, जो पकड़ेगा वही मेरा सलाहकार बनेगा। ब्राह्मण तेजी से भागता हुआ अपने गांव नारायणपुर पहुंच गया। रास्ते भर वह पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं चमचे उसके पीछे ना आ जाए। घर पहुंचा
तो हाँफते हुए भीतर गया। उसकी पत्नी विमला उसे देखकर घबरा गई। विमला ने पूछा, क्या हुआ? सांस क्यों फूल रही है? क्या कोई पीछा कर रहा है? ब्राह्मण बोला, हाँ, कनकपुर गया था वीर बहादुर के पास रिश्ता लेकर, मगर वहाँ 2 चमचों ने मुझे चोर समझ लिया और मारने पर उतारू हो गए। अब ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए। विमला बोली, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी किसी ब्राह्मण की तरफ आँख उठाकर नहीं देखेंगे। इतने में बाहर आंगन से आवाज आई। गोपाल और भूरेलाल दरवाजे तक आ पहुँचे थे। दरवाज़ा खटखटाया गया। विमला बाहर आई और पूछा, आप लोग कौन हैं? गोपाल बोला, हम कनकपुर से आए हैं। मैं गोपाल और ये भूरेलाल, जमींदार के खास चमचे हैं। हम ब्राह्मण को लेने आए हैं। उसने हमारे बगीचे से फल चुरा लिया, इसलिए मालिक बहुत नाराज है। विमला ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मगर वह तो अभी अभी नारायणपुर के जमींदार के पास चला गया। आप चाहे तो यहाँ बैठ जाइए, शाम हो गई है, रात को यहीं विश्राम कर लीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। दोनों ने सोचा, भले लोग हैं, कल सवेरे ब्राह्मण को पकड़ कर ले चलेंगे। वे बैठ गए। विमला अंदर गई और ब्राह्मण से कहा, तुम अभी पिछले दरवाजे से निकलो और गांव के डुगडुगी वाले गरीबन को बुला लाओ, एक काम है। ब्राह्मण तुरंत निकल गया। उधर विमला ने खाना पकाया, मगर हर चीज में जुलाब की गोलियां मिलाई। गोपाल और भूरेलाल ने भरपेट खाया। पेट ऐसा भरा कि शरीर भी सुस्त हो गया। तभी बाहर से डुगडुगी की आवाज आई, डम डम। गरीबन डुगडुगी वाला जोर जोर से चिल्लाया, सुनो सुनो, नारायणपुर के जमींदार का हुक्म है, आज अगर किसी मेहमान का पेट खराब हुआ तो सुबह उसे गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर फांसी दी जाएगी। यह ऐलान बार बार ब्राह्मण के घर के आसपास दोहराया गया। भूरेलाल घबराते हुए बोला, भैया गोपाल, ये क्या सुन लिया? मुझे तो अभी से पेट में गड़बड़ लग रही है। गोपाल बोला, मेरी भी हालत खराब है। यह डुगडुगी वाला पहले क्यों नहीं आया? अब क्या करें? भूरेलाल बोला, भाग चलते हैं भाई, वरना कहीं फांसी न हो जाए। दोनों रात में ही 9-11 हो गए। विमला और ब्राह्मण उनका हाल देखकर मुस्कुरा रहे थे। विमला बोली, अब देखना ये वीर बहादुर से जाकर क्या कहानी गढ़ते हैं। कनकपुर लौटकर गोपाल और भूरेलाल वीर बहादुर के सामने पेश हुए। दोनों की हालत खस्ता थी। वीर बहादुर ने पूछा, क्या हुआ? ब्राह्मण कहाँ है? गोपाल ने जवाब दिया, मालिक, वो तो भाग गया। हमने बहुत कोशिश की, मगर वो पकड़ में नहीं आया। भूरेलाल बोला, मालिक, हम उसके गांव तक पहुंचे थे, मगर वह पहले ही नारायणपुर के जमींदार के पास निकल गया था। वीर बहादुर ने गुस्से में पूछा, और तुम दोनों की ये हालत कैसे हो गई? गोपाल बोला, मालिक, रास्ते में कुछ खाने से पेट खराब हो गया और डुगडुगी वाला भी ऐलान कर रहा था। वीर बहादुर चिल्लाया, चुप रहो तुम दोनों ने मुझे हंसी का पात्र बना दिया है। जाओ यहाँ से, और जब तक कुछ काबिलियत नहीं दिखाओगे तब तक दूर रहो। दोनों सिर झुकाकर चले गए। इधर नारायणपुर में जमींदार शिवनारायण अपनी बेटी लक्ष्मी के विवाह को लेकर चिंतित था। ब्राह्मण उसके पास पहुंचा और सब कुछ बताया। ब्राह्मण बोला, मालिक, वीर बहादुर से बात हुई थी, लेकिन उनके चमचों की वजह से बात अधूरी रह गई। मैं जल्दी ही दोबारा जाऊंगा। कुछ दिन बाद ब्राह्मण वेश बदलकर दोबारा कंचन पर पहुंचा। इस बार नई धोती, नई पगड़ी और अलग अंदाज। वीर बहादुर ने उसे पहचान लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वीर बहादुर ने गोपाल और भूरेलाल से कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इस आगंतुक से अकेले बात करनी है। अंदर ले जाकर उसने ब्राह्मण से पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, अब किस संदेश के साथ आए हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मैं नारायणपुर के जमींदार शिवनारायण की बेटी लक्ष्मी का विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। वह सुंदर, गुणवान और कुलीन है। वीर बहादुर बोला, विवाह तो अनिवार्य है, मैं लक्ष्मी से मिलना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, उससे सीधे बात करना कठिन है। वह हर सुबह मंदिर में पूजा करती है
और कुएं से पानी भरती है। आप वहां जाकर पानी मांग सकते हैं, उसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। अगले ही दिन वीर बहादुर मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी मंदिर साफ कर रही थी। वीर बहादुर ने कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? लक्ष्मी बोली, जरूर, लीजिए पानी। वीर बहादुर ने पानी पीते हुए कहा, आप बड़े घर की लगती है, जितनी सुंदर है उतनी ही शालीन भी। लक्ष्मी बोली, अब आप पानी पी चुके हैं, अपने मार्ग पर जाइए। वीर बहादुर मुस्कुराते हुए लौट आया और ब्राह्मण को संदेश भेजा, लक्ष्मी मुझे पसंद है, विवाह की तैयारी करो। कुछ ही समय बाद लक्ष्मी और वीर बहादुर का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी वीर बहादुर की हवेली में आई। हवेली में पहली ही रात लक्ष्मी ने वीर बहादुर से कहा, आप मंदिर में मुझे देखने आए थे, मगर सीधे बात क्यों नहीं की? वीर बहादुर ने हंसकर कहा, तुम्हारा वह रूखा व्यवहार ही मुझे अच्छा लगा, इसीलिए तो रानी बनाकर ले आया। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, आप ठीक हैं, घर भी ठीक है, मगर आपके चमचे ठीक नहीं है। वीर बहादुर बोला, अरे भाग्यवान, हम जमींदार हैं, हमें चमचे रखने पड़ते हैं। जैसे आम लोग कुत्ते पालते हैं, वैसे हम चमचे पालते हैं। लक्ष्मी बोली, चमचे किसी दिन आप पर ही भारी पड़ेंगे। वीर बहादुर बोला, छोड़ो न, चिंता मत करो, शादी को कुछ समय हो चुका था। लक्ष्मी अब वीर बहादुर की जमींदारनी बन चुकी थी और हवेली की व्यवस्था बड़ी समझदारी से संभालने लगी थी। लेकिन गोपाल और बुरेलाल अभी भी अपनी मूर्खता और हेड चमचा बनने की दौड़ में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उधर कनकपुर से उत्तर दिशा में पालरी नामक गांव था, जहां सिद्ध बाबा नाम के एक तेजस्वी साधु अपने चेले मंगतू के साथ रहते थे। वे साधु जरूर थे, पर ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं था। हाथी पर सवार होकर पूरे इलाके में घूमते थे और जहां भी ठहरते वहां लोगों की भीड़ लग जाती। एक दिन सिद्ध बाबा और मंगतू कनकपुर से गुजर रहे थे। वीर बहादुर का बगीचा बहुत सुंदर था। बाबा को जगह बहुत पसंद आई तो वहीं डेरा जमा दिया। हाथी पेड़ के नीचे बंधा, चेला जमीन पर चटाई बिछाकर बाबा के लिए आसन सजाने लगा। बाबा ने वही आसन ग्रहण कर लिया और विश्राम करने लगे। यह बात जब गोपाल और भूरेलाल को पता चली तो वे फिर से माली की नज़रों में चढ़ने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे लाठी उठाकर बगीचे की ओर दौड़े। गोपाल बोला, देखना, आज तो बाबा को खदेड़ कर माली को खुश कर देंगे। भूरेलाल बोला, हाँ गोपाल, यही मौका है, साधु वाधु बात में देखते रहेंगे, पहले हेड चमचा तो बन जाए। बगीचे में पहुंचकर दोनों ने बिना नमस्कार किए ही बाबा पर धावा बोल दिया। गोपाल ने चिल्लाकर कहा, अबे ओ बूढ़े, किसके बगीचे में डरा डाल दिया रे? यह जमींदार वीर बहादुर का बगीचा है, तेरे बाप की जागीर नहीं। भूरेलाल बोला, अगर 2 मिनट में अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा तो हम दोनों लाठी बजाकर भूत बना देंगे। सिद्ध बाबा ने संयम से कहा, बच्चा, हम फकीर हैं, जहाँ शांति मिले वहीं बैठते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। गोपाल बोला, शांति तेरा बाप देगा, उठ और चल निकल यहाँ से। मंगतू गुस्से में चिल्लाया, अरे सालो, हम महात्मा लोग हैं, साधु को धमकाते हो, भागो यहाँ से वरना हाथी से कुचलवा दूंगा। भूरेलाल बोला, अबे ससुरे, खुद को रुद्र समझ रहा है क्या? चल गोपाल, लाठी मार इसकी खोपड़ी में। दोनों ने लाठी तान ली। मंगतू जान बचाकर हाथी पर चढ़ गया। सिद्ध बाबा पहले ही स्थिति भांप कर ऊपर जा बैठे थे। हाथी पर चढ़े साधु को देखकर दोनों चमचे ढेला उठाकर फेंकने लगे। गोपाल बोला, देख भूरेलाल, निशाना साध, सीधे माथे पर लगना चाहिए। ढेले एक के बाद एक जाकर बाबा के शरीर और सिर पर लगने लगे। सिद्ध बाबा को गुस्सा आ गया। सिद्ध बाबा आंखें लाल करते हुए चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम जैसे मूर्ख चमचों को पालने वाले जमींदार को मैं श्राप देता हूँ, उसका वंश नाश हो जाएगा, उसे कोई औलाद नहीं होगी और उसकी जमींदारी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। मंगतू ने जोर से कहा, और अगर बेटा हुआ भी तो ऐसा मंद बुद्धि की जमींदारी छू भी न सके।
यह सुनकर बगीचे में मौजूद अन्य नौकर और पहरेदार सहम गए। वे भागे भागे वीर बहादुर के पास पहुंचे। रखवाले ने कहा, मालिक, अनर्थ हो गया। आपके बगीचे में 2 साधु आए थे। गोपाल और बुरे लाल ने उन पर ढेला फेंका। साधु ने आपको भयानक श्राप दे डाला। वीर बहादुर चौंकते हुए बोला, क्या? रखवाले बोले, जी मालिक, बाबा ने कहा कि आपके यहाँ औलाद नहीं होगी और जमींदारी खत्म हो जाएगी। उसी वक्त लक्ष्मी भी आ गई और पूरा वृतांत सुनने के बाद गुस्से से कांप उठी। लक्ष्मी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि यह दोनों मूर्ख है, एक दिन भारी गलती करवा देंगे, अब भुगतो। वीर बहादुर सिर झुकाकर बोला, भाग्यवान, मैं बाबा से माफ़ी मांगने जाऊंगा। वीर बहादुर उस दिन पहली बार किसी के सामने झुका। जमींदारी के रुतबे के बावजूद वह डर गया था। लक्ष्मी की आंखों में भी चिंता थी। श्राप की बात सिर्फ डर नहीं, उनके वंश का सवाल था। लक्ष्मी बोली, आप तुरंत जाइए और सिद्ध बाबा से क्षमा मांगिए। अगर वो सच में सिद्ध है तो दयालु भी होंगे। वीर बहादुर बोला, मैं अभी जा रहा हूँ। उसे बताया गया कि सिद्ध बाबा पास के बसंतपुर गांव की ओर बढ़ गए हैं। वीर बहादुर तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। बसंतपुर में खेतों के पास एक हाथी खड़ा था। वहीं एक झोंपड़ी में बाबा विश्राम कर रहे थे। पास में किसान हाथ जोड़कर खड़ा था और उसका गन्ने का खेत हाथी खा रहा था, मगर वह कुछ नहीं कह रहा था। वीर बहादुर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा कृपा कीजिए, मुझसे गलती हुई है। सिद्ध बाबा ने आंखें खोली और बोले, गलती तुमने नहीं, तुम्हारे पालतू कुत्तों ने की है। मगर कुत्ता किसी को काटे तो मालिक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। वीर बहादुर बोला, मैंने उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा बाबा, मैं तो खुद उन्हें फटकार चुका हूँ। सिद्ध बाबा बोले, श्राप दिया गया है, दूध फट जाए तो वह वापस नहीं जुड़ता। वीर बहादुर हाथ जोड़कर बोला, बाबा कृपा करें, आप चाहे तो सब कुछ पलट सकते हैं। मंगतू पास ही बैठा था। उसने गुस्से से कहा, बड़े आए विनती करने, अभी 2 और श्राप दे दे क्या? वीर बहादुर घबराया, नहीं बाबा, मैं तो आपसे अपनी गलती सुधारने आया हूँ। मैं आपको गोपाल और बुरेलाल को दान में दे देता हूँ, आप उन्हें अपने चेलों में रख लीजिए। सिद्ध बाबा मुस्कुराए। सिद्ध बाबा बोले, ठीक है, श्राप में थोड़ा बदलाव करता हूँ, तुम पिता बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा बेटा मूर्ख होगा। और हाँ, तुम्हारी जमींदारी अब भी नष्ट होगी, वह पुत्र के हाथों में नहीं जाएगी। वीर बहादुर की आंखों में चमक लौट आई। वीर बहादुर बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी पुकार सुन ली। सिद्ध बाबा बोले, जाओ, मगर याद रखना, मूर्ख पुत्र का शासन भी श्राप से कम नहीं होता। वीर बहादुर धन्यवाद देता हुआ वहां से चल पड़ा। उसके जाते ही मंगतू ने चिंता में पूछा, गुरुदेव, आपने ये क्या किया? वो फिर आ जाएगा हमें पकड़ने। सिद्ध बाबा बोले, इसीलिए तो अब हमें राज्य छोड़कर आगे निकलना होगा। एक बात और सुन ले, मैंने सिर्फ बेटा होने का श्राप बदला है, जमींदारी खत्म होने का नहीं। उसका बेटा कभी जमींदार नहीं बन पाएगा। चलो भागो यहाँ से। सिद्ध बाबा से मिले आशीर्वाद और बदले हुए श्राप के साथ वीर बहादुर जब घर पहुंचा तो लक्ष्मी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने आते ही दरवाजे पर प्रश्न किया, क्या बाबा ने श्राप वापस ले लिया? वीर बहादुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्होंने मुझ पर दया की, अब हमें पुत्र होगा, मगर उन्होंने एक शर्त रखी है, बेटा मूर्ख होगा और जमींदारी नहीं संभाल पाएगा। लक्ष्मी ने आंखें तरेरी, आपसे एक काम कहा था, गोपाल और बुरेलाल को दूर रखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, अब भुगतो। वीर बहादुर ने झेंपते हुए कहा, मैंने बाबा से कहा कि दोनों को आपको दान में दे दूंगा। अब वे बाबा के चेले हैं। लेकिन लक्ष्मी के मन में शंका रह गई थी। वह सोचने लगी कि बेटा होगा मगर जमींदारी नहीं संभालेगा, इसका समाधान क्या है? लक्ष्मी बोली, एक काम करिए, जमींदारी अभी मेरे नाम कर दीजिए, कम से कम अगर कोई अनहोनी हो तो वह आपके नाम से न हो।
वीर बहादुर को बात समझ में आई। अगले ही दिन उसने अपने अधीन सब जमीनों का नामांतरण लक्ष्मी के नाम कर दिया। सारे कागजात तैयार करवा दिए गए और रजिस्टर में लिखा गया मालकिन लक्ष्मी देवी, स्वामिनी कनकपुर राज्य की। इस तरह जमींदार का नाम अब वीर बहादुर से हटकर लक्ष्मी पर आ गया था। कुछ ही समय बाद लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया करण। वीर बहादुर फूला नहीं संवार रहा था। वह सोच रहा था कि एक साथ दोनों काम हो गए, बेटा भी हो गया और जमींदारी भी सुरक्षित हो गई। वीर बहादुर ने लक्ष्मी से कहा, भाग्यवान, अब तो हम सफल हो गए, श्राप टल गया। लक्ष्मी बोली, श्राप पूरी तरह टला नहीं है, अभी देखिए यह पुत्र कैसा होता है। समय बीतता गया। करण 3 साल का हुआ, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का, मगर उसकी बुद्धि बढ़ने का नाम नहीं लेती थी। वीर बहादुर चिंतित होकर लक्ष्मी से बोला, भाग्यवान, करण तो वैसा ही निकला जैसा बाबा ने कहा था। लक्ष्मी बोली, श्राप की बात को आपने मजाक समझा था, अब देखिए उसकी सच्चाई। बेटा बड़ा हुआ, लेकिन बुद्धि 5 साल के बालक से दिखने बढ़ी। उसकी बातों में कोई तारतम्य न होता, खेल कूद में भी फिसड़ता, पढ़ाई लिखाई की तो बात ही दूर थी। उधर 5 साल बाद लक्ष्मी ने कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम था सुनीता। जन्म के साथ ही उसमें तेज था। वह आंखों से पहचानती, संकेत समझती, छोटी उम्र में बोलना सीख गई थी। देखते ही देखते गांव भर में यह बात फैल गई कि वीर बहादुर की बेटी बहुत होशियार है। अब करण 20 साल का था, मगर किसी का नाम तक ठीक से याद नहीं रख पाता था। वहीं सुनीता 10 साल की होते होते फसलों का हिसाब, नौकरों की गिनती और जमीन की पैमाइश के तरीके सीख गई थी। वीर बहादुर को चिंता सताने लगी। वीर बहादुर बोला, अब क्या करूं? बेटा तो मूर्ख है, कोई अमीर अपनी बेटी उससे ब्याहेगा नहीं, मगर विवाह तो करना ही होगा, कम से कम वंश तो चले। लक्ष्मी बोली, अब पुत्र को भूल जाइए, सुनीता को ही आगे बढ़ाना होगा। वीर बहादुर बोला, नहीं भाग्यवान, कम से कम करण का विवाह तो करवा दूं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लक्ष्मी चुप हो गई, लेकिन भीतर से जानती थी अब जमींदारी को चलाने का उत्तराधिकारी करण नहीं बन सकता। केशवपुर नामक गांव में एक निर्धन युवक रहता था, जिसका नाम था नरेश। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उनकी एकमात्र कमाई की वस्तु थी एक दूध देती भैंस। उसी के दूध से घर का गुजारा चलता था, मगर एक रात चोरों ने उनकी भैंस चुरा ली। नरेश की माँ ने कहा, बेटा अब घर कैसे चलेगा? भैंस ही तो थी जो घर में कुछ कमाई लाती थी। नरेश बोला, माँ, मैं कोई काम धंधा खोजूंगा। सुना है कनकपुर के जमींदार वीर बहादुर बड़े दयालु है, उनके यहाँ काम करूँगा। पिता बोले, सही सोच है बेटा, 5-6 महीने वहाँ काम कर ले, जो कुछ कमाओ उससे दोबारा भैंस खरीद लेंगे। नरेश अगली सुबह एक थैली में 2 कपड़े और रोटी बांध कर निकल पड़ा। उसके रास्ते में एक बड़ा जंगल था। शाम ढलने को आई थी, इसलिए उसने सोचा जंगल के भीतर रात गुजारना ठीक नहीं, यहीं किनारे पर रुक जाता हूँ। तभी 2 व्यक्ति वहाँ आते दिखे। सादे धोती कुर्ता, माथे पर तिलक, कंधे पर झोला। नरेश ने पूछा, बाबा क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? जंगल में डर लगता है। उन दोनों में से एक ने जवाब दिया, बेटा तू यहाँ मत रुक, हमारे साथ चल, जंगल के भीतर हमारा एक ठिकाना है, वहीं ठहर जा। नरेश उनके साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर एक फूस की झोंपड़ी दिखी। वहां पहुंचते ही दोनों बाबाओं ने अपनी पोशाक बदली। अब वे धोती उतार कर लुंगी और बनियान पहन चुके थे। उनकी चाल, बात और अंदाज पूरी तरह बदल गए। नरेश ने चौंक कर पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? आप तो साधु लगते थे, मगर अब? दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेटा सच्चाई यही है, हम असली साधु नहीं, बस भोजन की तलाश में वेश बदल लेते हैं। नरेश बोला, परंतु आप वृद्ध हैं, अब साधु न बने तो क्या बने? पहला व्यक्ति बोला, बेटा
हम कभी कनकपुर के जमींदार के सबसे खास थे। गोपाल और बुरेलाल नाम है हमारा, लेकिन फिर उनकी पत्नी ने हमें बाहर करवा दिया। दूसरा व्यक्ति बोला, हमने बड़े दुख के दिन देखे हैं बेटा। अब साधु बनकर मांगते हैं, खाते हैं और जीते हैं। नरेश बोला, मैं तो उसी वीर बहादुर के पास काम मांगने जा रहा हूँ। गोपाल बोला, क्या सच में? तो चलो हम भी साथ चलते हैं। अब देखेंगे क्या वो अब भी हमें पहचानता है या नहीं। तीनों सुबह होते ही कनकपुर की ओर रवाना हो गए। सुबह तीनों जमींदार की हवेली के द्वार पर पहुंचे। पुराने चमचों को देखकर हवेली के सेवकों को हैरानी हुई, लेकिन गोपाल ने गर्व से कहा, मालिक से कहो उनके पुराने सिपाही लौट आए हैं। वीर बहादुर जब बाहर आया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और हल्की मुस्कान थी। वीर बहादुर बोला, तुम दोनों अभी जीवित हो? गोपाल बोला, मालिक आपकी याद ने जीवित रखा, मांग कर खाया, मगर मन हमेशा आपकी सेवा में ही था। बुरेलाल बोला, मालिक हम आपके खिलाफ कभी नहीं हुए, बस किस्मत ने दूर कर दिया। वीर बहादुर ने दोनों को देखा। चेहरा झुर्रियों से भर गया था, चाल में थकावट, पर आंखों में वही चापलूसी की चमक। उसने कुछ सोचा और कहा, साधु बन गए हो तो अब सुधर गए होंगे। चलो अब रहो मेरे पास, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दोनों ने ज़मीन पर माथा टेक दिया। गोपाल बोला, मालिक एक सिफारिश भी है। ये हमारे साथ आया युवक नरेश है, केशवपुर का है, काम की तलाश में आया है। वीर बहादुर ने नरेश को देखा और पूछा, क्या कर सकते हो? नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे बाग बगीचे का काम आता है, कुछ भी दे दीजिए। वीर बहादुर ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, बगीचे की देख रेख का काम कर लो, और हाँ मेहनत से काम करो, बदले में मैं भी दिल खोल कर दूंगा। इधर जब नरेश ने काम संभाला और पहली बार हवेली के भीतर गया तो जमींदार ने लक्ष्मी की नज़र उस पर पड़ी। लक्ष्मी ने पूछा, यह कौन है? वीर बहादुर बोला, नया बागवान है, नाम है नरेश। लक्ष्मी कुछ देर नरेश को देखती रही, फिर धीरे से बोली, आपके बेटे करण के विवाह का कोई रास्ता नजर आ रहा है? वीर बहादुर बोला, बिल्कुल नहीं, सभी लड़की वाले करण को देखकर पीछे हट जाते हैं। लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्यों न नरेश को ही करण बना दे, लड़की वालों को यही दिखा देते हैं, विवाह हो जाए तो बहू को अंदर ले आएंगे, फिर करण से असली रिश्ता जोड़ देंगे। वीर बहादुर चौंकते हुए बोला, भाग्यवान, यह तो बहुत बड़ा धोखा होगा। लक्ष्मी बोली, धोखा नहीं, नीति है। विवाह और युद्ध में सब कुछ जायज होता है, आपने ही तो कहा था। वीर बहादुर सोच में पड़ गया। अंत में उसी रात वह नरेश के पास गया और बोला, नरेश आज से तू मेरा बेटा है, करण की जगह लेनी है तुझे 2 महीने के लिए, मैं तुझे 2000 सोने की मोहरें दूंगा, बस लड़की को खुश रख, विवाह कर और विदा करा ला। नरेश हैरान रह गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मालिक यह तो किसी के जीवन के साथ बड़ा छल होगा। वीर बहादुर बोला, जो चाहे ले लेना, वरना यहाँ से अभी के अभी निकल जा। नरेश कुछ देर चुप रहा, फिर मन ही मन अपने माता पिता और गरीबी को याद करते हुए बोला, ठीक है मालिक, मगर 2000 नहीं 4000 चाहिए। वीर बहादुर हंसते हुए बोला, चालाक हो, मंजूर है। नरेश अब कनकपुर का नकली युवराज बन चुका था। जमींदार वीर बहादुर ने उसे नए कपड़े, राजसी वस्त्र, घोड़ा, सेवक और आभूषण तक दे दिए। अब वो जिस रास्ते से गुजरता लोग सिर झुकाते। उधर नारायणगढ़ के प्रसिद्ध और संपन्न जमींदार राघवन के घर विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। उनकी इकलौती बेटी थी रूपा। रूपा रूपवती थी और उतनी समझदार भी। उसके पिता को जब कनकपुर के जमींदार का रिश्ता मिला तो उन्होंने बिना देर किए हामी भर दी। आखिर कनकपुर की जमींदारी का नाम दूर दूर तक था। सबको लगा क्या जोड़ी है, रूपा और नरेश, यानी कनकपुर के करण की जोड़ी सौरभ से बनी है। विवाह की तिथि तय हुई। बैंड बाजा, बारात, घोड़ी, राजसी ठाट, सब कुछ भव्य था। नरेश ने भी अपने पूरे मन से अभिनय किया।
लेकिन भीतर ही भीतर वह बेचैन था। विवाह संपन्न हो गया। द्वार पूजा, मंडप, 7 फेरे और कन्यादान सब विधिवत हुआ। रात हुई। रूपा दुल्हन की पोशाक में अपने कक्ष में थी। नरेश दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से कहा, देवी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो अगर अभी नहीं कहा तो हमेशा पछताऊंगा। रूपा बोली, कहिए न, अब तो आप मेरे पति हैं। नरेश ने सांस भरकर कहा, बस यही बात है, मैं आपका पति नहीं हूँ। मैं जमींदार का बेटा करण नहीं हूँ। मेरा नाम नरेश है, केशवपुर का रहने वाला हूँ। मुझे पैसों के लिए इस नाटक में शामिल किया गया। असली करण मंदबुद्धि है और मैं सिर्फ बहू को हवेली तक लाने के लिए मोहरा हूँ। उसके बाद मुझे निकाल दिया जाएगा। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। रूपा ने गंभीर होकर कहा, आपने ये बात छुपाई क्यों? नरेश बोला, डर था कि अगर नहीं करता तो भूखा मरता और करता तो किसी का दिल तोड़ता, मगर मैं आपको झूठ में जीने नहीं देना चाहता था। कुछ क्षणों बाद रूपा उठी और अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। रूपा की माँ घबराई। राघवन को बुलाया गया। रूपा के पिता राघवन बोले, क्या बात है बेटा? रूपा बोली, जिस लड़के से मेरा विवाह हुआ है वो जमींदार का बेटा नहीं, उसका नौकर है। उसका नाम नरेश है। पूरा घर सन्न रह गया। तभी बाहर से वीर बहादुर का संदेश आया, अब विदाई की तैयारी करें, कनकपुर लौटना है। राघवन बोले, जवाब दो वीर बहादुर को, लड़की मायके में 1 वर्ष तक रहेगी। एक सिद्ध बाबा ने कहा है कि अगर विवाह के तुरंत बाद ससुराल गई तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह 1 चाल थी। वो अब तक सब समझ चुके थे। वीर बहादुर ये सुनते ही समझ गया कि धोखा अब पलट गया है, मगर अब कुछ कह नहीं सकता था। यदि यह बताता कि नरेश उसका बेटा नहीं तो सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाता। वीर बहादुर गहरी सांस लेकर लौट आया। उधर नरेश को रूपा के माता पिता ने वहीं रोक लिया और कहा, तू अब हमारा दामाद है। हमने तेरे जैसा ईमानदार दिल बहुत कम देखा है। अब तू कहीं नहीं जाएगा। रूपा बोली, मैं भी अब नरेश की ही पत्नी हूँ। मैं करण को स्वीकार नहीं कर सकती। ये मेरा निर्णय है। नरेश के माता पिता को भी बुला लिया गया। कन्यादान फिर से, इस बार सच के साथ दोहराया गया। इस बार बिना झूठ के, बिना धोखे के। नरेश की विदाई रुक गई थी। रूपा ने स्पष्ट कह दिया था कि अब वह किसी और की नहीं हो सकती और नरेश ने भी वापस जाने से इनकार कर दिया। कनकपुर में वीर बहादुर को यह खबर मिली तो उसका चेहरा नीला पड़ गया। वीर बहादुर बोला, लक्ष्मी, यह लड़का तो असली हीरो बन बैठा। अब क्या होगा? हमारी चाल उल्टी पड़ गई। लक्ष्मी बोली, मैंने पहले ही कहा था कि धोखे की नींव पर कुछ नहीं टिकता। अब बेटे के विवाह की बात भूल जाइए। समय है बेटी को आगे बढ़ाया जाए। वीर बहादुर एकदम चुप हो गया। गोपाल और भूरेलाल अब फिर से हवेली में घुसपैठ करने लगे थे, मगर अब वीर बहादुर ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह भीतर से टूटा हुआ था। अगले दिन लक्ष्मी ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा, मैं कनकपुर की जमींदारनी हूँ। अब यह जमींदारी मैं बेटी सुनीता को सौंपती हूँ। करण की जगह वह अब असली उत्तराधिकारी होगी। पूरा दरबार, ग्राम प्रधान, पुरोहित और सभी दीवान बुलाए गए। धर्मशास्त्र और कानून के आधार पर जब बताया गया कि कन्या भी उत्तराधिकारी बन सकती है तो घोषणा कर दी गई, कनकपुर की नई जमींदारनी होगी सुनीता। वह अपने पिता वीर बहादुर और माता लक्ष्मी के पदचिन्हों पर चलेगी, मगर अपने विवेक और तेज से नया इतिहास रचेगी। गांव में ढोल नगाड़े बजे। लोग उत्साहित हुए क्योंकि वे जानते थे करण की मूर्खता से कहीं बेहतर थी सुनीता की समझदारी। उधर नारायणगढ़ में नरेश और रूपा खेती किसानी में लग गए। राघवन ने अपनी आधी जमींदारी नरेश के नाम कर दी। अब वह किसी का नौकर नहीं रहा, बल्कि एक तेजस्वी और ईमानदार जमींदार बन चुका था। एक दिन नरेश बोला, रूपा, अगर मैंने सच न बताया होता तो आज सब कुछ खो चुका होता। रूपा मुस्कुराकर बोली, और अगर मैंने तुम्हारा साथ न दिया होता तो तुम फिर वही बन जाते।
कनकपुर का खोखला मुखौटा। अब हम दोनों सच में एक हैं। कनकपुर और नारायणगढ़ दोनों जगह अब नई पीढ़ी का शासन था। एक तरफ चतुर और साहसी बेटी सुनीता, दूसरी ओर सच्चा और ईमानदार दामाद नरेश। और उधर वीर बहादुर वृद्ध हो गया। वह दिन भर चुपचाप अपने बगीचे में बैठा करता, जहाँ पहले कभी चमचे उसकी चमचागिरी किया करते थे, अब वह अपनी गलतियों पर मुस्कुराता था। वीर बहादुर ने एक दिन गोपाल और बुरेलाल से कहा, मूर्ख चमचों को पालने से अच्छा है कि एक चतुर बेटी को ही वारिस बना लिया जाए। अब समझ आया कि लक्ष्मी सच कहती थी। वीर बहादुर बगीचे की सूखी घास पर बैठा था, जहाँ कभी उसके चमचे उसकी जय जयकार किया करते थे, अब वही खामोशी थी। पेड़ों की छांव में वह जैसे अपने जीवन की परछाइयाँ देख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी सोचा था कि बेटा मेरी विरासत संभालेगा, पर अब समझ आया बेटा होना ही काफ़ी नहीं, काबिल होना जरूरी है। उसके पास खड़े गोपाल और भूरेलाल चुप थे, शायद वर्षों में पहली बार बिना चाटुकारिता के। वीर बहादुर ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों को मैंने बहुत सिर चढ़ाया और उसी घमंड ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया, पर अब पर्दा हट चुका है। जाओ, अगर वाकई में मेरी सेवा करनी है तो अब मेरी बेटी की करना। वही अब इस हवेली की असली उत्तराधिकारी है, वही मेरी असली संतान है। उसी समय हवेली की छत से सुनीता नीचे आ रही थी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, चेहरा तेज से दमक रहा था। उसने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, अब चिंता छोड़िए, आपकी जमींदारी अब किसी की दया पर नहीं, मेरी मेहनत पर चलेगी। वीर बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से बेटी का सिर सहलाया और बोला, जिस बेटी को कभी घर की दहलीज के भीतर रखने की बात करता था, आज उसी की बाहों में मेरा साम्राज्य सुरक्षित है। लक्ष्मी ने सामने आकर कहा, कभी कभी वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र नहीं, एक दृढ़ संकल्प वाली पुत्र ही काफी होती है। वीर बहादुर ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, आज मैं कोई जमींदार नहीं, सिर्फ एक पिता हूँ जिसे अपनी बेटी पर गर्व है। और इस तरह कनकपुर की जमींदारी को एक पुत्र नहीं, एक पुत्री ने नया जीवन दिया। जहाँ झूठ, चालाकी और घमंड हार गए, वहाँ सच्चाई, नारी शक्ति और विवेक ने एक नया इतिहास रचा। दोस्तों, आज आपने जो कहानी सुनी वह सिर्फ कनकपुर की नहीं, हर उस जगह की है जहाँ बेटियों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन सुनीता ने साबित किया कि हिम्मत, समझ और सच्चाई से ही असली जमींदारी चलती है। आप देख रहे थे वेलकम कहो चैनल। अगर हमारी यह कहानी आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे सकी हो तो अपने दिल से हमें समर्थन दें, लाइक करें, शेयर करें और वेलकम कहो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।